नमस्कार। आज हम मनोहर श्याम जोशी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सिल्वर वेडिंग के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ, और कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, वाईडी पंत, यशोधर बाबू जिन्हें कहते हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं। बिल्कुल। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में रहते हैं, पर उनका मन ऐसा लगता है कहीं न कहीं अभी भी अपने आदर्श किशनदा और उन कुमाऊनी संस्कारों में ही अटका हुआ है। हाँ, कहानी की शुरुआत भी सीधे उनके दफ्तर से होती है। शाम के 5:30 का वक्त है। अच्छा। यशोधर बाबू की अपनी घड़ी, कलाई घड़ी, वो तो एकदम ठीक है, रेडियो से मिलाई हुई। हाँ, सुना है वो वक्त के पाबंद है। बिल्कुल, लेकिन दफ्तर की जो दीवार घड़ी है, वो सुस्त है। अब ये छोटी सी बात है, पर ये भी उनके चरित्र का एक पहलू दिखाती है। नियमों को मानने वाले, वक्त के पाबंद, शायद थोड़े अड़ियल भी। और वहीं दफ्तर में उनका सामना होता है नई पीढ़ी से। एक जूनियर है चड्ढा। हाँ, चड्डा। वो चौड़ी मोहरी वाली पैंट पहने हुए, ऊंची एड़ी के जूते, मतलब बिल्कुल नए जमाने का लड़का। और यशोधर बाबू को ये सब देखकर कैसा लगता है? वही उनका मशहूर तकिया कलाम, समहाउ इम्प्रॉपर। उन्हें सब कुछ ठीक नहीं लगता, अजीब लगता है। और चड्ढा उनकी पुरानी घड़ी का मजाक भी उड़ाता है ना? हाँ, कहता है, बाबा आदम के जमाने की है आपकी घड़ी। इस पर यशोधर बाबू का जवाब क्या होता है? वो जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। वो घड़ी की तारीफ नहीं करते, बल्कि उसे अपनी पहचान से जोड़ते हैं। कहते हैं, ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। वाह, मतलब ये सिर्फ घड़ी की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उनके पूरे नजरिए की बात है। वो बदलाव को शक की निगाह से देखते हैं। पुरानी चीजें, पुराने उसूल, उनसे चिपके रहना चाहते हैं। और फिर वो सीन जहां चड्ढा उनकी कलाई पकड़ लेता है, वो भी थोड़ा अजीब है। हाँ, वो दिखाता है कि दफ्तर का माहौल कितना बदल गया है। वो औपचारिकता, वो साहब और जूनियर वाली दूरी, वो अब रही नहीं। यशोधर बाबू ने तो किशनदा का जमाना देखा था, जहां अदब लिहाज बहुत था। और यहीं वो बार बार कहते हैं समहाउ इम्प्रॉपर। ये बस नापसंदगी है या कुछ और गहरा है इसके पीछे? मुझे लगता है ये एक तरह का उनका डिफेंस मैकेनिज्म है, एक कवच जैसा। जब भी कोई चीज उनके सेट पैटर्न, उनके मूल्यों, उनकी समझ से बाहर होती है, वो उसे समहाउ इम्प्रॉपर कह के जैसे खारिज कर देते हैं। अच्छा। चाहे वो चड्ढा का पहनावा हो या बाद में हम देखेंगे उनके बेटे की तनख्वाह हो, ये उनका तरीका है नई चीजों से डील करने का। और इसी बातचीत में दफ्तर में ही पता चलता है कि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है, सिल्वर वेडिंग। हाँ, और बस फिर क्या था, ऑफिस में फौरन एक छोटा मोटा जश्न मनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। चाय पानी, लड्डू मट्ठी। बिल्कुल। यशोधर बाबू पहले तो हिचकिचाते हैं, कहते हैं, अरे ये सब क्या गोरे सांपों के चौंचले हैं। परंपरा का हवाला देते हैं। लेकिन पैसे दे देते हैं। हाँ, 30 रुपए दे देते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वो उस पार्टी में रुकते नहीं हैं, शामिल नहीं होते। क्यों? वो फिर किशनदा की परंपरा का हवाला देते हैं कि भाई चलते चलते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना ठीक है, लेकिन बैठकर गप मारना, वक्त बर्बाद करना, ये किशनदा को पसंद नहीं था। तो मतलब वो परंपराओं को भी चुन चुन कर निभाते हैं जैसा उन्हें ठीक लगता है। हाँ, एक तरह से। और उनका ऑफिस से सीधे घर न जाकर बिरला मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, ये भी शायद उसी पैटर्न का हिस्सा है। दुनियादारी से, जश्न से एक तरह की दूरी बनाना, शायद पलायन भी। ये किशनदा थे कौन आखिर, जिनका इतना जिक्र आ रहा है, इतना प्रभाव है यशोधर बाबू पर? किशिंदा मतलब कृष्णानंद पांडे। वो यशोधर बाबू के लिए रोल मॉडल थे, उनके गुरु जैसे। कुमारे थे और पहाड़ से जो भी लड़के दिल्ली आते थे उनकी बहुत मदद करते थे। अच्छा। यशोधर बाबू जब मैट्रिक के बाद दिल्ली आए तो उम्र कम होने की वजह से नौकरी नहीं मिली, तो किशिंदा ने ही उन्हें अपने यहाँ मेस का रसोया बनाकर रख लिया, आसरा दिया। और फिर नौकरी भी लगवाई। हाँ, पहले 50 रुपए उधार देकर उनके कपड़े बनवाए, फिर हमने ही नीचे नौकरी दिलवाई, दफ्तर के तौर तरीके सिखाए। मतलब किशनदा उनके लिए पिता जैसे थे। तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल हेल्प नहीं थी, उनकी पूरी जीवन शैली का असर था यशोधर बाबू पर। बिल्कुल। सुबह जल्दी उठाना, सैर पर ले जाना। यशोधर बाबू याद करते हैं कि किशनदा कैसे उन्हें आवाज लगाते थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू आइज। उनका पहनावा भी, कुर्ते पजामे के ऊपर वो उन्हीं गाउन, गोल विलायती टोपी, पैरों में देसी खड़ाऊं, ये सब यशोधर बाबू के मन में एक आदर्श छवि की तरह बसा हुआ है। और किशिंदा की कुछ सामाजिक परंपराएं भी थीं जिन्हें यशोधर बाबू ने जिंदा रखा। हाँ, जैसे घर में होली का आयोजन करना, जनेऊ बदलने के लिए कुमाऊनियों को घर बुलाना, रामलीला की तालीम के लिए अपने क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये सब वो किशनदा की विरासत मानते थे, उसे सहेजना चाहते थे। भले ही उनके अपने बीवी बच्चों को ये सब पसंद नहीं आता था। लेकिन किशिंदा जो इतने मददगार थे, दूसरों के काम आते थे, उनका अपना अंत कैसा हुआ?
यही कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। किशंदा जब रिटायर हुए तो बिल्कुल अकेले पड़ गए। अकेले मतलब जिन लोगों की उन्होंने मदद की थी। हाँ, उनमें से किसी ने उन्हें अपने पास रखने की पेशकश नहीं की। यशोधर बाबू भी सोचते रहे, पर उनकी पत्नी और बच्चों को ये मंजूर नहीं था, तो वो भी हिम्मत नहीं कर पाए। तो फिर किशंदा कहाँ गए? कुछ समय दिल्ली में किराए के मकान में रहे, फिर अपने गांव लौट गए और वहां साल भर के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। और मौत का कारण क्या पता चला? किसी ने पूछा तो गांव वालों ने कहा, जो हुआ होगा। जो हुआ होगा। हाँ, बस ये 3 शब्द, और ये यशोधर बाबू के दिमाग में जैसे अटक जाते हैं। जो हुआ होगा मतलब एक गुमनाम मौत, एक अकेली मौत, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं। ये सिर्फ किशंदा की मौत का कारण नहीं था, ये शायद यशोधर बाबू के मन में पल रहा था, अपने भविष्य को लेकर एक डर, अकेलेपन का डर। तो किशंदा का प्रभाव सिर्फ अच्छी यादों और परंपराओं का नहीं, बल्कि एक अनकहे डर का भी था। हाँ, अकेला रह जाने का डर। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और ये डर उनके अपने परिवार के रिश्तों में और साफ दिखाई देता है। उनका रोज दफ्तर के बाद सीधे घर ना जाना। हाँ, वो बिरला मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, फिर पहाड़गंज से सब्जी खरीदना। ये सिर्फ पुरानी आदतें नहीं है शायद, ये घर के बदलते माहौल से, वहाँ जो टकराव होते हैं, उनसे बचने का एक तरीका भी हो सकता है। घर का माहौल मतलब पत्नी और बच्चों के साथ वो जो दूरी बढ़ रही है, पीढ़ी का अंतर जिसे कहते हैं। बिल्कुल। बड़ा बेटा है, विज्ञापन एजेंसी में नौकरी करता है, 1,500 रुपए महीना कमाता है शुरू में ही। और ये बात यशोधर बाबू को समाओ इम्प्रॉपर लगती है, क्योंकि ये उनके अपने वेतन से बहुत ज्यादा है, और शायद इसलिए भी कि ये पैसा उस दुनिया से आ रहा है जिसे वो समझते नहीं, जिसकी इज्जत उनकी नजर में शायद उतनी नहीं। और बेटे को पिता का स्कूटर चलाना पसंद नहीं। हाँ, दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, एलाइड सर्विसेज में नाम आ गया था पिछले साल, पर उसने ज्वाइन नहीं किया। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। और बेटी भी है। हाँ, बेटी है, वो भी शादी के लिए जितने रिश्ते आते हैं सबको मना कर देती है। डॉक्टरी की ऊंची पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने की धमकी देती है, और उसके कपड़े, जीन्स पहनना, बगैर बाह का टॉप पहनना, ये सब यशोधर बाबू की इम्प्रॉपर वाली लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो एक तरफ बच्चों की तरक्की है, जिससे खुशी भी होगी शायद। हाँ, खुशी तो है, लेकिन दूसरी तरफ उनके तौर तरीके, उनके मूल्य, उनसे एक दूरी का एहसास भी है। और ये भी दुख है कि बच्चे रिश्तेदारों से मिलते जुलते नहीं, उनकी उपेक्षा करते हैं। और इस सब में उनकी पत्नी का क्या रोल है? वो कहाँ खड़ी है? उनकी पत्नी भी लगता है काफी बदल गई हैं। वो अब बच्चों की तरफदारी करती हैं, शायद मजबूरी में, या शायद उन्होंने वक्त के साथ बदलना सीख लिया है। कैसे बदल गई हैं? वो भी अब मॉडर्न कपड़े पहनने लगी हैं, बगैर बाँ का ब्लाउज पहन लेती हैं, रसोई के बाहर दाल भात खा लेती हैं, ऊंची हील वाली सैंडल पहनती हैं, और पति की जो पुरानी बातें हैं, धर्म, कर्म, कुल, परंपरा, उन्हें वो ढोंग ढकोसला कहती हैं। उनकी अपनी शिकायतें भी हैं शायद यशोधर बाबू से। हाँ, वो कहती हैं कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे तब तो इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे पुरानी रीतियों में बांध कर रखा। अब जब बच्चे अपने तरीके से जी रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। और यशोधर बाबू इस पर क्या कहते हैं? वो पत्नी का मजाक उड़ाते हैं, शाणेल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, या बूढ़ी मुंह मुहा से लोग करे तमाशे जैसी बातें कहकर माहौल हल्का करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो महसूस करते हैं कि तमाशा उनका खुद का बन रहा है। सिद्धांतों और समझौतों के बीच फंसे हुए लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे किशंदा ने कहा था कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, शाणे उनमें रहते हैं, तो इन्होंने कभी अपना मकान बनाने पर ध्यान दिया नहीं। अब रिटायरमेंट करीब है तो गांव जाने की सोचते हैं, जहां पुश्तैनी घर खंडर हो चुका है और उस पर भी भाइयों से झगड़ा है। और बच्चे क्या कहते हैं इस पर? बच्चे कहते हैं कि डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरना आपकी सबसे बड़ी भूल थी। घर के कामों को लेके भी कुछ तनाव है शायद। हाँ बेटे, अब बाजार से दूध लाना, सौदा लाना, सब्जी लाना, इन सब कामों से कतराते हैं, कहते हैं नौकर रख लो। अच्छा। बड़ा बेटा तो ये भी कहता है कि नौकर का पैसा मैं दे दूंगा। अब ये बात भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। क्यों? इसमें क्या इम्प्रॉपर है? शायद ये कि बेटा अपना पैसा अपने पास रख रहा है, घर के मुखिया यानी पिता के हाथ में नहीं दे रहा, और घर के खर्च में सीधे हाथ बटाने की बजाय नौकर रखने की बात कर रहा है। ये उस पुरानी सोच से मेल नहीं खाता। ये शायद सत्ता का बदलना है जो उन्हें खल रहा है। और घर में जो नई चीजें आई हैं, फ्रिज, टीवी, गैस। हाँ, उन पे भी वो ऊपर ऊपर से नुक्ताचीनी करते हैं। फ्रिज को कहते हैं पता नहीं इसमें रखने से चीजें बासी हो जाती हैं। टीवी पर भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, पर मनी मन खुश भी होते हैं कि चलो, लोगों की नजर में हम भी अब बड़े आदमी माने जा रहे हैं। लेकिन एक बात उन्हें चुभती है। हाँ, जब बेटा टीवी या फ्रिज को मेरा कहता है, ये मेरा टीवी है, इसे कोई न छुए, ये मेरा शब्द उन्हें खड़कता है, जैसे घर पर भी उनका अधिकार कम हो रहा है। तो ये सारी बातें मिलकर
उनका अकेलापन, बदलते समय में खुद को फिट न पाना, ये सब सिल्वर वेडिंग वाले दिन जैसे एकदम खुलकर सामने आ जाता है। हाँ बिल्कुल। वो रोज की तरह मंदिर और बाजार होते हुए सब्जी का झोला लटकाए घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि क्वार्टर के बाहर कारें खड़ी हैं, स्कूटर हैं, मेहमान हैं, घर पर रंगीन झालरें लगी हैं। वो चौंक जाते हैं। हाँ, एक पल को तो उन्हें लगता है कि शायद वो गलत घर आ गए हैं। फिर अपने बेटे भूषण को देखते हैं, कुछ मेहमानों को, फिर अपनी पत्नी और बेटी को, बिल्कुल मॉडर्न कपड़ों में। पत्नी ने होठों पर लाली लगाई है, बालों में खिजाब लगाया है, बेटी ने जीन्स और बिना बांह का टॉप पहना है। और ये सब देखकर यशोधर बाबू के मन में वही आता होगा। वही, समहाउ इम्प्रॉपर। उन्हें ये सब कुछ बहुत अजीब और गलत लगता है। और घर में घुसते ही बेटा उन्हें डांटता भी है। हाँ, भूषण कहता है, बब्बा हद करते हैं आप, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे। मतलब सारी गलती जैसे उन्हीं की है कि वो देर से क्यों आए। पार्टी का माहौल कैसा लगता है उन्हें? अंदर केक हैं, मिठाइयाँ, नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, सब कुछ है। ये सब भी उन्हें इम्प्रॉपर ही लगता है। पर कहीं अंदर एक दबी हुई सी खुशी भी है कि चलो उनके जैसे एक साधारण आदमी की शादी की सालगिरह भी लोग इतनी धूमधाम से मना रहे हैं। मेहमानों से मिलते हैं वो। हाँ मिलते हैं। पत्नी का एक चचेरा भाई है गिरीश, जो बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और जिसने भूषण की नौकरी लगवाई थी, वो भी आया है। यशोधर बाबू को वो थोड़ा ओछा लगता है, मतलब कम गंभीर। पर मेहमानों से मिलते वक्त वो थोड़ा दिखावा भी करते हैं, जताते हैं कि उन्हें भी विलायती रीति रिवाज पता है। किशनदा की बात याद करते हैं शायद। हाँ, कि सीखना सबसे, पर अपनी नहीं छोड़नी। लेकिन जब केक काटने को कहा जाता है तब फिर हिचक जाते हैं। हाँ, कहते हैं समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। बेटी के बहुत जोन देने पर काट तो देते हैं, पर खाते नहीं। कहते हैं इसमें अंडा होता है। अच्छा, और लड्डू? लड्डू भी नहीं खाते हैं। बहाना बनाते हैं कि अभी संध्या नहीं की है। इस पर बेटा भूषण झुंझला जाता है। हाँ, वो कहता है तो पहले जाकर संध्या कीजिए ना, आपकी वजह से मेहमान कब तक रुके रहेंगे। ये बात यशोधर बाबू को बहुत चुभती है। पिता और पुत्र के बीच की खाई जैसे और गहरी हो जाती है। और वो वहां से हटकर पूजा करने चले जाते हैं। हाँ, और पूजा में वो जानबूझकर ज्यादा देर लगाते हैं, शायद इसलिए कि मेहमान चले जाएं, और शायद इसलिए भी कि वो अपने अंदर जो उथल पुथल चल रही है उससे जूझ सकें, कोई शांति तराश सकें। ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं कि मन भगवान में लगे, पर मन बार बार किशंदा में अटक जाता है। और वो मन ही मन किशनदा से जैसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये जो हुआ होगा से मरने का मतलब क्या है। हाँ, और उन्हें लगता है जैसे किशंदा जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे गृहस्थ हों, चाहे ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब। शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। ये तो वैराग्य की बातें हैं। इनसे तो यशोधर बाबू की बेचैनी और बढ़ गई होगी। हाँ, वो तो समाधान ढूंढ रहे थे, पर किशंदा उन्हें अकेलेपन का राग सुना रहे हैं। उसी उधेड़बुन में जब पत्नी उन्हें पूजा से उठाती हैं कि मेहमान जा रहे हैं, तो वो बाहर आते हैं। और वो अपने उसी लाल गमछे में बाहर आ जाते हैं। हाँ, जो आदत भी उन्हें किशंदा से ही मिली थी और जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं। बेटी फौरन टोक देती है, बब्बा यू आर द लिमिट। फिर प्रेजेंट्स खोले जाते हैं। हाँ, और भूषण अपना सबसे बड़ा पैकेट खोलता है। उसमें से निकलता है एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन। ड्रेसिंग गाउन? हाँ, और भूषण कहता है, आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए। इस पर यशोधर बाबू का क्या रिएक्शन होता है? वो गाउन पहन लेते हैं और उनकी आंखों में नमी आ जाती है, आंसू आ जाते हैं। या आंसू क्यों? क्या इस बात के कि बेटा ये नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दूंगा, या कुछ और? यही इस कहानी का सबसे गहरा सवाल है। ये आंसू शायद इसलिए हैं कि बेटा उनकी जरूरत नहीं समझ रहा, बस उनके पहनावे पर टिप्पणी कर रहा है। या शायद इसलिए कि उन्हें लगता है कि ये गाउन पहनकर वो भी किशंदा जैसे हो गए। वही पहनावा और शायद वही अकेलापन, वही जो हुआ होगा वाला अंत उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो ये ड्रेसिंग गाउन सिर्फ एक कपड़ा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत सारे मतलब लिए हुए है। हो सकता है ये बेटे का प्यार जताने का अपना तरीका हो, आजकल का तरीका, थोड़ा वुंगवे, मतलब अनाड़ी सा। लेकिन यशोधर बाबू के लिए एक किशंदा की याद और अपने भविष्य के डर का प्रतीक बन जाता है। तो यशोधर बाबू की कहानी एक तरह से एक व्यक्ति के अपने उसूलों, अपनी जड़ों से जुड़े रहने के संघर्ष की कहानी है, एक ऐसी दुनिया में जो इतनी तेजी से बदल रही है। हाँ, और जहां उनके अपने ही लोग, उनका परिवार ही उन्हें या तो समझ नहीं पा रहा या शायद समझना ही नहीं चाह रहा। वो हर बदलाव को समाओ इम्प्रॉपर कहकर नकारने की कोशिश करते हैं, पर बदलाव तो उनके घर के अंदर तक घुस चुका है, उनके रिश्तों में आ चुका है। और अंत में वो ड्रेसिंग गाउन ये सवाल छोड़ जाता है मन में,
क्या ये नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी के लिए सम्मान है या अनजाने में ही सही उनके अकेलेपन का एक इशारा? क्या ये एक पुल बनाने की कोशिश है या बढ़ती हुई दूरी का एक और सबूत? ये उपहार प्यार और अलगाव के किस अजीब से धागे से बुनाएं? ये सोचने वाली बात है।